एक यूएस मिलिट्री सोल्जर किसी खतरनाक क्यूब के अंदर फंस गया जहाँ पर ग्रेविटी एकदम जीरो हो जाती। वहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता कि उसके बॉडी से निकलने वाले पसीने भी उबलने लग जाते। इस फैसिनेटिंग कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी जंग को दिखाते हुए जो यूएस और इराक के बीच में हो रही थी। चारों तरफ लगातार दुश्मन हमला कर रहे थे ताकि वो यूएस मिलिट्री को गिरा सके। उस जगह पर यूएस मिलिट्री की एक बहुत ही बहादुर टीम भी होती है। वो तो अपने मिशन पर थी ताकि वो दुश्मनों को बहुत ही आसानी से हरा दे, लेकिन दुश्मन लगातार हमला करते ही जा रहे थे। इस पूरे प्रोसेस में यूएस मिलिट्री की वो टीम काफी घायल भी हो जाती है। इवन इस प्रोसेस में उनका जो कैप्टन होता है उन्हें भी गोली लगी थी और वो ठीक से चल भी नहीं पाते। माइल्स नाम का दूसरा सोल्जर अपने कैप्टन को बचाकर दूसरी तरफ लेकर आता है। उनकी आंखों के सामने कई सारे साथी गोली लगने की वजह से मारे गए थे, तो माइल्स यहाँ पर नहीं चाहता कि उसके कैप्टन भी उसी तरीके से मारे जाए। वो तो उनका इलाज कराने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहा होता है, इसीलिए वो पीछे की तरफ आया। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि कैप्टन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वो तो अपना दम तोड़ देते हैं और वहीं मर जाते हैं। अब तो देखकर लग रहा था कि इतनी बड़ी टीम के अंदर सिर्फ माइल्स ही जिंदा बचा है। आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं या फिर अधमरे होकर वहीं पड़े हैं। माइल्स अब यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे चैम्बर में जाता है, लेकिन दुश्मनों का हमला इतना ज्यादा लगातार हो रहा था कि उसे एक गोली लग जाती है। माइल्स एकदम से घायल हो गया और वो नीचे की तरफ गिरता है। अब सारे दुश्मन आसमान से हमला कर रहे थे चारों तरफ। माइल्स ये समझ गया कि शायद अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने अब एक बहुत ही अनजान चीज देखी जो लगातार आसमान की तरफ से उसकी तरफ बढ़ रही थी। माइल्स ने अब एक बहुत ही अनजान चीज देखी जो आसमान की तरफ से उसकी तरफ ही आ रही थी। अब उसे लगा कि ये दुश्मनों द्वारा फेंकी गई मिसाइल है उसे मारने के लिए, बट उसकी रोशनी एकदम तेज होती जाती है जिससे कि माइल्स कुछ देख ही नहीं पाता और अब यहाँ थोड़ी ही देर में वो एकदम से बेहोश हो जाता है। अगले मोमेंट में जब माइल्स ने अपनी आंखें खोली तो एकदम शॉक रह गया क्योंकि वो एक क्यूब टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद था। इस क्यूब के अंदर कई सारे क्यूबिकल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं जो कि उसे पूरी तरीके से पैक कर रहे थे। वहाँ पर ना कोई दरवाजा था और ना ही कोई खिड़की जिससे कि बाहर निकला जा सके। माइल्स अब अपने कॉन्शियसनेस पे आने के बाद कई सारी आवाजें भी लगाता है, पर अफसोस वहाँ पर उसका रिप्लाई देने वाला कोई भी नहीं था। माइल्स तो चारों तरफ दीवारों पर चेक भी करता है पर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब फिलहाल यहाँ माइल्स के पेट पर गोली का निशान था, इसीलिए उसे ये ठीक करना होगा, नहीं तो ज्यादा ब्लड बहने के कारण उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। लकीली माइल्स के बैग में एक मेडिकिट मौजूद होता है और अब वो उसी मेडिकिट की मदद से अपना इलाज कर रहा था। वो तो अब पट्टियां बांधकर ये सोचने लगा कि आखिर ये कौन सी जगह है। माइल्स को ये अंदाजा था कि शायद ये काम दुश्मनों का हो सकता है, लेकिन इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आखिर दुश्मनों के पास क्या कर रही है ये बात उसे बिल्कुल भी अंडरस्टूड नहीं हो रही थी। अब उस जगह पर इतना चिल्लाने और इतना देर तक घूमने के बाद वो एकदम थक गया था। अब अचानक माइल्स को उस क्यूब की दीवारों पर अबैंडन लिखा हुआ दिखाई देता है। वो चौंक गया क्योंकि जब वो क्यूब के अंदर आया था तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं लिखी गई थी। ये जरूर किसी और ने लिखा होगा जो दूसरी तरफ मौजूद हो सकता है। माइल्स तो मदद के लिए लगातार अभी भी चिल्लाते ही जा रहा था। थोड़ी देर के अंदर जब वो थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा तो वहाँ पर अबैंडन ऑल लिखा होता है, यानी कुछ वर्ड्स वहाँ पर अपने आप ही बढ़ते जा रहे थे। थोड़े समय के बाद वहाँ पर फिर कुछ चेंजेस होते हैं और अबैंडन ऑल होप्स लिखे होते हैं। ये सारे वर्ड्स अपने आप कैसे लिखे जा रहे थे इससे माइल्स का दिमाग खराब हो रहा था। पर सबसे डरा देने वाली बात तब हुई जब धीरे धीरे उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगा। माइल्स उस बढ़ते टेम्परेचर को महसूस कर पाता है, इसीलिए उसने अपने कपड़े निकालना स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसका दिमाग भी खराब होने लगा होता है। इवन एक टाइम के बाद उस जगह पर जिन चीजों से लिखा गया था वहाँ की इंक भी पिघलने लगी थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माइल्स की वहाँ पर क्या हालत हो रही होती है। माइल्स के बॉडी से जो पसीने निकल रहे थे वो जब जमीन पर गिरते हैं तो वो एकदम गर्म होने लग जाते। माइल्स का दिमाग भी एकदम से काम करना बंद कर दे रहा था और वो गन की मदद से दीवारों पर शूट करता है। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि इससे ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वो पूरी तरीके से फट जाएगा। बट फिलहाल के लिए माइल्स को समझ नहीं पाता और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ ही ड्यूरेशन में पता चलता है कि वहाँ का टेम्परेचर अब नॉर्मल हो चुका है। बेचारा माइल्स यहाँ पर होश में आता है और उसे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन अब उसने तुरंत ही पानी का बोतल लिया जिससे वो पानी पी सके, क्योंकि वो इतने ज्यादा टेम्परेचर में से जिंदा बचकर आया है। पर शायद ये चीजें जो भी कर रहा था उसे माइल्स से बदला लेना होगा। माइल्स जब यहाँ पर वाटर बोतल में से पानी पीने ही जाता है तो पता चला कि वहाँ की सभी चीजें हवा में फ्लोट करने लगी हैं, यानी वहाँ की ग्रेविटी पूरी तरीके से जीरो हो चुकी थी।
वो पूरा जो क्यूबिकल कमरा था वो बहुत ही तेजी से घूमने लगा होता है। हर एक चीजें जो अंदर मौजूद थी वो दीवारों से टकराते ही जा रही थी। माइल्स को भी इससे बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचता है और जो चोट उसे पहले से लगी थी वो और बढ़ जाती है। ये एक पूरा कमरा होने के बावजूद भी किस तरीके से अपने एक्सेस पर रोटेट हो रहा था ये बातें माइल्स को नहीं समझती। माइल्स तो अब किसी भी तरीके से अपने आप को संभालता है और अपने सामान को लेने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर के अंदर वो अब क्यूब घूमना बंद हो चुका था। माइल्स ने ये नोटिस किया कि अब यहाँ की दीवारें अदल बदल चुकी हैं, क्योंकि जो अबेंडन का मैसेज उसने ऊपर वाली दीवार पर देखा था वो अब नीचे होता है, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि ये पूरी तरीके से घूम रही है और हर एक टाइम पीरियड में ये घूमती रहेगी। माइल्स को इस पूरे प्रोसेस के दौरान थोड़ी प्यास लगी होती है तो पता चला कि बॉटल तो ऊपर चिपकी हुई है। वो बॉटल मेटालिक थी, यानी इससे ये क्लियर हुआ कि ऊपर की छत मैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है जो मेटालिक और लोहे से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। माइल्स के पास तो एक टेलीफोन होता है जिससे वो लगातार किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट उसके दूसरी तरफ से कभी भी कनेक्शन हो ही नहीं पाता। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सिग्नल जैमर्स लगाए गए हैं जिससे कि कोई भी सिग्नल्स बाहर नहीं जा सकता। इतने बार ट्राई करने पर अचानक एक सिग्नल मिल गया होता है। दूसरी तरफ से किसी लेडी की आवाज आ रही होती है जो कि चिल्ला रही थी। अब यहाँ माइल्स उससे कुछ बात कर पाता इससे पहले सिग्नल ही डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन माइल्स को अब याद आया कि उसके बैग में एक छोटा सा रेडियो मोबाइल भी मौजूद था, पर वो मोबाइल तो ऊपर की तरफ जाकर चिपका हुआ है और इतनी ऊंचाई पर तो माइल्स कूद कर जा नहीं सकता था, उसे कुछ न कुछ स्टेयर्स की जरूरत होगी। माइल्स हर चीजें ट्राई करने लगा कि किस तरीके से वो मोबाइल को नीचे गिराए। उसने तो अपने जूते भी मारे जो ऊपर जाकर चिपक जा रहे थे, यानी कि उस मोबाइल को नीचे लाने का कोई भी रास्ता नहीं। उसमें तो किसी के कॉल भी आ रहे थे जो समय समय पर बंद हो जाते, और अगर माइल्स ने इस कॉल को पिक नहीं किया तो उसे यहाँ के राज के बारे में नहीं पता चलेगा। अब थोड़ी देर के अंदर ही वो पूरा क्यूब वापस से घूमने लगा था, यानी कि सब चीजें अब उथल पुथल होने वाली थी। बट माइल्स इस बात का फायदा उठाता है। उसने ट्राई किया कि वो किसी भी तरीके से उस मोबाइल फोन को हासिल कर ले जो ऊपर की तरफ मौजूद था। उस कमरे के चारों तरफ घूमने की वजह से एक मोमेंट ऐसा आया जब वो मोबाइल फोन माइल्स के एकदम पास होता है। माइल्स ने भी ये मौका छोड़ा नहीं और उस मोबाइल फोन को ले लिया। थोड़ी देर तक वो क्यूब घूमता ही रहा और फिर जाकर वो एकदम रुक जाता है। अब माइल्स के हाथों में वो रेडियो मोबाइल मौजूद होता है, लेकिन जिसका कॉल आ रहा था वो डिस्कनेक्ट हो चुका था। माइल्स को यहाँ पर कुछ समझ नहीं रहा होता, इसीलिए वो अपने हेलमेट में मौजूद अपनी फैमिली की फोटोज देखने लग जाता है। माइल्स ने शायद एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद वो अपनी फैमिली के पास जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। इस जगह से निकलने का तो कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम तब ज्यादा बढ़ जाती है जब माइल्स ने ये नोटिस किया कि उस जगह की दीवारें एकदम से जमने लगी हैं, यानी वहाँ का टेम्परेचर अब बढ़ने के बजाय घटने लगा था। माइल्स तुरंत ही अपने कपड़े लेता है और उसे जल्द से जल्द पहनने लगता है, क्योंकि अगर कम टेम्परेचर में वो इस तरीके से रहेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही साथ वो हाइपोथर्मिया का शिकार भी हो सकता था। धीरे धीरे पूरे कमरे में इतनी ज्यादा ठंड हो गई कि वहाँ की दीवारें जम जाती हैं। माइल्स की बॉडी भी एकदम से सुन्न पड़ने लगी थी और वो एक ही जगह पर बैठकर तड़प रहा होता है। वो तो इस आखिरी मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। उसे यहाँ से अपनी फैमिली के पास जिंदा वापस लौटना होता है। ठंड के कारण माइल्स का दिमाग एकदम जोर से दर्द देने लगा और वो एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है। माइल्स तो अपनी बॉडी को ठंड के कारण फील भी नहीं कर पा रहा था, बट अब थोड़ी देर तक बेहोश रहने के कारण वहाँ की कंडीशन एकदम से नॉर्मल हो जाती है, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। माइल्स को तो अब होश में आ जाता है, जो इतनी बुरी कंडीशन से गुजर रहा था कि वो सोच नहीं सकता। अब यहाँ माइल्स अपने मोबाइल में आए हुए प्रीवियस नंबर को चेक करता है और वहाँ की हिस्ट्री में से उसे वापस कॉल बैक कर देता है। थोड़ी ही देर में वो नंबर कनेक्ट हो चुका था। दूसरी तरफ एक लेडी मौजूद होती है जिससे माइल्स मदद मांगता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए, बट वो लेडी तो खुद ही चिल्ला रही थी और हेल्प की मांग करती है। लेडी यही बताती है कि मैं एक कमरे में मौजूद हूँ जो बार बार यहाँ से वहाँ घूम रहा है। वो पूरी तरीके से परेशान है और घायल भी हो चुकी है। माइल्स इन बातों से इतना तो समझ गया कि जिस तरीके से वो क्यूब में फंसा हुआ है वैसे ही वो लेडी भी दूसरे क्यूब में फंसी हुई रहेगी। माइल्स थोड़ा और जानना चाहता था तो वो उस लेडी से और बातें पूछने लगा। लेडी सब कुछ बताती है कि किस तरीके से टेम्परेचर अचानक चेंज हो रहे हैं और समय समय पर ये क्यूब घूमता है। लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भले ही यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कमरे के अंदर ये सारी लाइट्स कहाँ से जल रही हैं जिससे इतना उजाला है। माइल्स जब थोड़ा सा नोटिस करने लगा तो पता चला कि ये रोशनी तो हमारे अंदर से ही निकल रही है। वहाँ किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस तो नहीं थे। उनके अंदर से रोशनी ये कैसे निकल रही है ये बात उस लेडी को भी नहीं समझती। वो ये सोच रही होती है कि शायद कमरे में रहने के कारण माइल्स का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, लेकिन माइल्स अब धीरे धीरे इन चीजों के बारे में जानने लगा था।
वो दूसरी लेडी अपना नाम कैंसी बताती है। माइल्स के पूछे जाने पर कैंसी साफ साफ ये कह रही थी कि वो तो हाईवे पर गाड़ी चला रही थी। अचानक उसके सामने एक अजीब सी रोशनी आई और फिर अगले मोमेंट में वो यहाँ पहुंच गई। माइल्स भी उसी तरीके की रोशनी का जिक्र करता है जैसा कि उसने लड़ाई के दौरान देखा था, यानी जो चीजें कैंसी के साथ हुई है वही चीजें माइल्स के साथ भी हो रही थी। वो दोनों अलग अलग चैम्बर्स में मौजूद हैं, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा नहीं था। माइल्स फिर भी और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और उसने कैंसी को बताया कि हम इराक में हैं। लेकिन कैंसी एकदम शॉक हो गई क्योंकि वो तो यूएस में गाड़ी चला रही थी। आखिर इन सारे लोगों ने उसे क्यों किडनैप किया? कैंसी को तो ऐसा भी लगने लगा कि माइल्स भी दुश्मनों के साथ है और उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बट माइल्स ने बताया कि मैं भी तुम्हारी तरफ फंसा हुआ हूँ और यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कैंसी यही मेंशन कर रही थी कि वो तो स्कूल में एक टीचिंग का काम करती है। आखिर दुश्मनों को उससे क्या खतरा और उसे क्यों किडनैप करके यहाँ लाया गया है? बहुत सारे सवाल इन दोनों के मन में चल रहे थे जिसका जवाब पाना अभी बहुत मुश्किल होता है। अब एक बार फिर यहाँ पर कैंसी ने बताया कि उसकी बॉडी में कुछ बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। वो हवा में उड़ने लगी थी और अचानक उसका कमरा भी घूमने लगा था। माइल्स की बॉडी में अचानक इतना ज्यादा पेन होने लगता है जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड उसे अपनी तरफ खींच रही है। माइल्स ने साफ कह दिया कि ये कमरा वापस से घूमने वाला है, इसीलिए कैंसी एक जगह पर रुक जाए और अपने आप को संभाल कर रखे। लेकिन अब यहाँ पर कमरा घूमने के साथ साथ थोड़ा छोटा भी होता जा रहा था। अगर एक हद से ज्यादा ये कमरा छोटा हो गया तो वो दोनों वहीं पर मर जाएंगे। माइल्स तो किसी भी तरीके से अपने बॉडी का वेट लगाकर दीवारों को धक्का दे रहा था, बट ऑब्वियसली इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। माइल्स का वो मोबाइल डिवाइस बहुत ही कम रेंज वाले सिग्नल्स को ही पकड़ता है। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि कैंसी उसके आसपास ही मौजूद है। अब उस तक कैसे पहुंचना है ये तो एक मिस्ट्री थी। थोड़ी देर में वो कमरा घूमना बंद हो जाता है जिससे वो चैन की सांस ले रहे थे। बट अब यहाँ माइल्स के दिमाग में एक सवाल आता है जिसने कि कैंसी से पूछा कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। तब जाकर कैंसी बताती है कि दीवार पर मुझे ये नंबर लिखा हुआ मिला था और इसीलिए उसने यहाँ पर कनेक्ट किया। माइल्स को याद आया कि उसने ही खुद का नंबर दीवार पर लिखा था, यानी जो चीजें वो इस कमरे की दीवारों पर कर रहा है वो दूसरी तरफ भी देखा जा सकता है। और उसी तरह कई अलग अलग लैंग्वेजेस में वहां पर बातें लिखी गई थी। इन चीजों से एक बात तो क्लियर होती है कि सिर्फ माइल्स और कैंसी के अलावा यहाँ और भी सारे लोग हैं जो दीवारों पर अगर कुछ लिख रहे हैं तो ये सारी चीजें उन्हें दिखाई दे रही थी। माइल्स को अचानक एक और कॉल आता है जो अलग ही लैंग्वेज बोलने वाला आदमी था। वो आदमी इंग्लिश में सिर्फ इतना बोल रहा होता है कि हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें तो अपनी जान देनी होगी जिससे ही हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ज्यादा कुछ माइल्स पूछ पाता है इससे पहले वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। माइल्स तो वापस से अब कैंसी से बात करने लगा और उससे इक्वेशन के बारे में पूछता है, लेकिन कैंसी को भी इन चीजों के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था। वो बोलती है कि मेरी दीवारों पर भी कुछ सेंटेंस लिखे गए थे बट अब अचानक वो गायब हो चुके हैं। माइल्स और कैंसी तो किसी भी तरीके से बिना खाए पिए वहां पर अपना दिन गुजार रहे थे। एक टाइम के बाद तो उनका शरीर भी जवाब दे जाएगा, तो उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कैंसी तो अब यहाँ माइल्स को थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए अपने बारे में बताती है। कैंसी ये कह रही थी कि वो तो एक स्कूल टीचर है और उसका हस्बैंड एक मिलिट्री सोल्जर था जिसका बिहेवियर बहुत बुरा होता है। माइल्स भी बताने लगा कि उसकी भी वाइफ के साथ ज्यादा बनती नहीं थी, इसीलिए वो दोनों डाइवोर्स लेकर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। माइल्स तो अब दीवारों पर और भी अजीब तरीके की वर्ड्स देखता है, जैसे कि 2007 से लेकर और भी कई सारे ईयर्स। माइल्स तो खुद 2003 से बिलोंग करता था और वो इसमें काफी चौंकता नहीं, लेकिन शॉकिंग बात तब हुई जब कैंसी को पता चलता है कि माइल्स को मोबाइल फोन और सेल्फी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। ऐसा लग रहा था कि माइल्स किसी दूसरे जमाने से बिलोंग करता है और कैंसी फ्यूचर से है। दरअसल कैंसी तो 2025 से बिलोंग करती थी और वहीं माइल्स 2003 से। उनके बीच में ईयर गैप बहुत ही ज्यादा था जो एकदम अविश्वसनीय होता है। अब अचानक एक अजीब तरीके की आवाज गूंजने लगी। ये आवाजें इतनी ज्यादा होती हैं कि माइल्स बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। वो बड़ा सा क्यूब अब वापस से घूमने लगा होता है, वो भी दुगनी स्पीड से। माइल्स को जो चोट लगी थी वो अब काफी बढ़ने लगी और उसके कान से भी खून निकलता है। उसके बॉडी पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि वो सह ही नहीं पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। ये चीजें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी धीरे धीरे। कई मिनटों तक वो बेहोश ही रहा और जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो कमरा और भी छोटा हो चुका था। कैंसी से कनेक्ट करने के बाद उसने भी यही चीजें बताई कि यही सारी चीजें उसके साथ भी हो रही हैं। उसका भी कमरा छोटा हो गया और बहुत ही तेजी से घूम रहा था। बट इन चीजों के बीच कैंसी को एक रियलिटी पता चली। वो कहने लगी कि हम सब एक ही कमरे के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अलग अलग टाइमलाइन पर। और अगर किसी भी टाइमलाइन में हम दीवारों पर लिखते हैं तो वो उस कमरे में रहने वाले सभी लोग देख पा रहे थे। माइल्स इस चीज को जाकर कंफर्म करता है और दीवार पर कुछ लिख कर दिखाता है, पर दूसरे टाइमलाइन में मौजूद उसी कमरे के अंदर कैंसी भी लिख कर उसे संदेश देती है।
यानी कि कैंसी का अंदाजा एकदम सही था। उन्हें बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। शायद ये कोई अलग ही डायमेंशन है जिसमें वो लोग टाइम स्पेस में फंस चुके हैं। माइल्स तो बार बार एक इक्वेशन के बारे में बोल रहा था जिससे कि उस आदमी का कॉल आता है। माइल्स तो बार बार एक इक्वेशन के बारे में बात कर रहा था और उस कमरे में लिखी गई चीजों को नोट करता है। अब यहाँ माइल्स इन चीजों से इतना थक गया था कि उसकी आंखें बंद हो रही थी, पर कैंसी उसे सोने नहीं देती और कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर तुम सो गए तो शायद कभी उठोगे भी नहीं। कैंसी से बात करने पर माइल्स को थोड़ी सी हिम्मत मिल रही थी। कैंसी के समझाने पर माइल्स अब होश में आता है और अपने बैकपैक में पड़ी हुई कुछ चीजों को निकालता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि माइल्स के बैग में एक डिक्शनरी मौजूद होती है जिसमें अरेबिक लैंग्वेजेस लिखी गई थी। अब इन्हीं अरेबिक लैंग्वेजेस को वो देखने लगा जिनमें से कुछ दीवारों पर भी लिखी गई थी, तो इसीलिए माइल्स उन्हें मैच करके अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिससे कि वो इक्वेशन बना सके जिसके बारे में आदमी बात कर रहा था। इस बारे में माइल्स ने कैंसी को भी इंफॉर्मेशन दी कि कैसे उसे कई सारे वर्ड समझ में आ रहे हैं। फॉर्चुनेटली माइल्स मैथ्स में बहुत अच्छा था और कैंसी तो एक मैथमेटिक टीचर होती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि वहाँ जितने भी लोग थे मैथ्स अच्छी तरीके से जानते थे। माइल्स तो अब कैंसी की मदद से कई सारी इक्वेशन जमीन पर लिख देता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। उनमें से कुछ दोनों ने सॉल्व ऑलमोस्ट कर भी लिए थे। कैंसी ने बताया कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसे कि बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन ने लिखा था। ये सारी चीजें मल्टी डायमेंशनल थियरी होती हैं जो अभी तक प्रूव नहीं हो पाई हैं। माइल्स फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद भी उन्हें नोट करने लगा और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है, बट पता चला कि उसे किसी ने मिटाना स्टार्ट कर दिया। ये कोई और हो सकता था जो दूसरे टाइमलाइन में इसी रूम के अंदर मौजूद था। माइल्स ये होने नहीं दे सकता, इसीलिए उसने कुछ इक्वेशन अपने हाथों पर भी लिख लिए। यानी कोई तो चाहता है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व ना करें। अब ये चीजें इंसान तो नहीं कर सकते थे, तो माइल्स और कैंसी को लगने लगा कि शायद ये बहुत ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ यानी एलियंस का काम हो सकता है जो हम सभी की टेस्टिंग कर रहे हैं। यानी वो जानना चाहते हैं कि हम कितने ज्यादा केपेबल हैं इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए, और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो शायद वो हमें यहाँ से जाने दे। कैंसी तो माइल्स को ये भी बताती है कि उसने पीएचडी और बहुत सारी हायर स्टडीज की हैं, लेकिन फिर भी वो एक नॉर्मल स्कूल में जॉब करती है मैथमेटिक टीचर की। ये सब उसके हस्बैंड की वजह से था, क्योंकि वो अपनी वाइफ को अपने से आगे होते हुए नहीं देख सकता था। माइल्स इन बातों से समझ जाता है कि शायद कैंसी का हस्बैंड उस पर टॉर्चर भी किया करता था। अब अचानक उस जगह पर फिर से वैसी ही आवाज आई और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से माइल्स की बॉडी एकदम जमीन पर धंसने लगी थी। इस बार का मैग्नेटिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि माइल्स के बॉडी में जो बुलेट लगी होती है वो भी बाहर निकल गई। उसका काफी ब्लड लॉस हुआ होता है, तो इसीलिए माइल्स एकदम से बेहोश होने लगा। वो कमरा लगातार घूम रहा था और उसका साइज ऑलमोस्ट छोटा हो चुका होता है। थोड़ी देर के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो माइल्स देख पा रहा था कि उसके पास अब बहुत कम जगह बची है। वो तो इतनी सफोकेशन की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। माइल्स तुरंत ही कैंसी को कॉल लगाने का ट्राई कर रहा था, बट ये कॉल कहीं और कनेक्ट हो जाता है। वो किसी आदमी का था जो यही बोलता है कि हमें मरना होगा, उस इक्वेशन को हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। डिस्कनेक्ट होते ही कैंसी का कॉल भी कनेक्ट हो गया था। कैंसी जो हमेशा से पॉजिटिव थी वो अब अचानक बोलने लगती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम ये इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाएंगे और यहीं पर मर जाएंगे। माइल्स को अंदाजा लग गया कि शायद उस आदमी से कैंसी ने बात कर लिया है पहले ही, और उसके हिसाब से कैंसी ने बताया कि जो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ और एडवांस एलियंस हैं वो देखना चाहते हैं कि इंसान उनसे कितना आगे है। अगर हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर लिया तो शायद वो हमें मार देंगे। लेकिन माइल्स को ये चीजें अंडरस्टैंड नहीं होती, क्योंकि एलियंस तो पहले से ही उनसे इतने एडवांस लग रहे थे। ये कमरा और मैग्नेटिक फील्ड जिस टाइप से यूज की जा रही है वैसे इंसानों के पास है ही नहीं। माइल्स, कैंसी और उसके तरह कई सारे लोग जो अलग अलग डायमेंशन में इस रूम के अंदर फंसे हुए हैं वो सब मैथमेटिक्स अच्छे से जानते हैं और उन्हें किसी पर्पस से यहाँ लाया गया है। माइल्स ने अब ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो वो इस इक्वेशन को सॉल्व करके बाहर निकलेंगे। इसके बाद जो होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसे साथ मिलकर लड़ सकते हैं, बट उन्हें पहले ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा। अब अचानक माइल्स के कमरे में एक रोशनी आती है जिससे कि उसे अजीब तरीके के विजन्स दिखाई देने लगे। इन विजन्स में माइल्स अपने फादर के जैसा बनते जा रहा था जो अपने फैमिली पर काफी अत्याचार करता है। लेकिन माइल्स ने हमेशा से अपने फादर से अलग बनने का ट्राई किया था। उसके फादर जिस तरीके से क्रूअल और बहुत ही अत्याचारी थे वो हमेशा अपने फैमिली को खुश रखने का ट्राई करता है। अब तो माइल्स ने गुस्से में आकर उन एलियंस को ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा और यहाँ से बाहर निकल कर ही दम लूंगा। माइल्स के वो विजन्स थोड़ी देर में ही बंद हो जाते हैं। अब तो वो कैंसी से बातचीत करने लगा जिसमें उसे बताता है कि वो किस तरीके से अपने फैमिली को मारने का सोच रहा था। इन्हीं चीजों की वजह से कैंसी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। माइल्स बार बार ट्राई करता है तो उसका कॉल किसी दूसरे इंसान से कनेक्ट हो जाता है।
वो आदमी तो एक ही चीज बोलता है कि ये एलियंस हम पर टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमें लैब में मौजूद चूहों की तरह शांत रहना चाहिए और इक्वेशन सॉल्व नहीं करना चाहिए। अचानक वो कमरा वापस से घूमने लगा और पहले से और छोटा हो गया। ये इतना छोटा हो चुका था कि अगर इससे भी आगे बढ़े तो उनकी पूरी बॉडी चपटी हो जाएगी। माइल्स रिक्वेस्ट करता है, तब जाकर केंसी उससे बात करने लगी। माइल्स ने बताया कि भले ही उसके दिमाग में ये चीजें चल रही थी, लेकिन उसने अपनी फैमिली और वाइफ को कभी भी चोट नहीं पहुंचाई। माइल्स केंसी से रिक्वेस्ट करता है कि तुम ये इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ से निकल जाओ, मेरी परवाह मत करो क्योंकि अब मेरी फैमिली में से कोई नहीं बचा है। केंसी अब अपना दिमाग लगाती है और माइल्स द्वारा बताए गए इक्वेशन को सॉल्व करने लगती है। कुछ ही देर के अंदर उसने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया था और इसका जवाब 1 होता है। माइल्स और केंसी ने तो साथ मिलकर उसका जवाब दिया, बट अभी भी कुछ हो नहीं रहा था। वो दीवारें और ज्यादा क्लोज आती जा रही थी। तब जाकर माइल्स को आइडिया आता है कि ये एलियन जरूर हम इंसानों की एकता देखना चाहते हैं, जैसे कि हम किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए उसने केंसी से कहा कि हमें कहना चाहिए कि हम सब एक साथ लड़ेंगे। ऐसा कहते ही अचानक उनके सामने वही लाइट आ जाती है। चारों तरफ कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, बट अगले ही मोमेंट में क्यूब्स के ऊपर इंसान मौजूद होते हैं। ये वो इंसान थे जो अलग अलग टाइम लाइन में इस रूम के अंदर बंद हुए होते हैं। माइल्स भी केंसी को पहली बार देख रहा था और वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग होता है। वहाँ की चीजें अब धीरे धीरे बदलने लगी थी और इतनी ज्यादा ब्राइटनेस के बाद सभी अपने अपने प्लेस पर चले गए होते हैं। माइल्स भी अपनी आंखें खोल रहा था तो वो उसी जगह पर होता है जहाँ फाइट हो रही थी। जब वो लंगड़ाते हुए अपने दोस्तों के पास आया तो उसके साथी आसमान में कुछ देखकर चौंक जाते हैं। माइल्स भी जब ऊपर की तरफ देखता है तो वो देखता ही रह गया। शायद ऊपर की तरफ वही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वाले एलियंस आ चुके होते हैं जो शायद अब पृथ्वी पर कब्जा करेंगे। ये चीजें दिखाई तो नहीं जाती, लेकिन उनके चेहरों से ये पता चलता है कि कितनी ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ पर आने वाली है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।